केमिस्ट्री 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे जो 2023 तक आए हैं। हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में आया था, 3 मार्क्स का है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस टॉपिक में दोनों क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल, हेनरीज लॉ में। The partial pressure of ethane over a saturated solution containing 6.56 into 10 to the power minus 2 gram of ethane is 1 bar। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें मास ऑफ इथेन क्या दिया हुआ है 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। और सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा इथेन का, वो 1 बार है। इफ द solution contains 5.0 into 10 to the power minus 2 ग्राम of ethane। अगर उस सॉल्यूशन में मास ऑफ इथेन इतना होता, then what will be the partial pressure of the gas। तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता। तो क्वेश्चन बनाने से पहले, क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तो हमें गिवन, टू प्रूव और स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार हम रफ में समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन एक है, उसकी 2 कंडीशंस दी गई है, ठीक है। तो हम 2 सॉल्यूशन मान के चलते हैं। सबसे पहले इथेन, तो रूम टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। इस पे जो इथेन होता है वो गैस होता है, ठीक है। और ये किस में डिजोल्व है? तो यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें ये नहीं बोला गया सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो हम सॉल्वेंट मान सकते हैं कुछ भी, नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4। वाटर नहीं मानेंगे सॉल्वेंट, क्योंकि इथेन हमारा नॉन पोलर होता है और वाटर पोलर होता है, ठीक है। तो नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं करते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट CCl4 है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। उसमें इथेन गैस है। अब ये इथेन गैस वेपर फेज में भी होगी और सॉल्यूशन फेज में भी होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन बन गया? सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। तो ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, तो सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास पहले सॉल्यूशन 1 है, इसमें हमारे पास मान लेते हैं CCl4 है, लेट मान लेते हैं सॉल्वेंट है, इसके ऊपर इथेन गैस है। तो इथेन गैस वेपर फेज में भी होगी और इथेन गैस सॉल्यूशन फेज में भी होगी। पर सॉल्यूशन फेज में वो गैस नहीं होगी, वो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल फ्रैक्शन। हेनरीज लॉ में हमने देखा था गैस के मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज। तो यहाँ पर जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा उसको हम P1 मान लेते हैं, ये इथेन का ही है, P1 मान लेते हैं। और यहाँ पर जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ध्यान देना है क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, क्वेश्चन में मास दिया है, इसलिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं जो सॉल्यूशन 1 में मास होगा वो M1 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आएंगे अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल से मास मॉलिक्यूल्स के पास मास होगा, तो मॉलिक्यूल से मास से मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास और मोल्स से मोल फ्रैक्शन। इसको अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो ये सॉल्यूशन 1 के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर इसका मास ये गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रेशर 1 बार ये भी गिवन है। कोई दिक्कत? अब सॉल्यूशन 2 लेते हैं। एक्चुअली ये यही सॉल्यूशन है पर कंडीशन थोड़ी अलग है, तो हमने सॉल्यूशन 2 मान लिया है। फिर से हमने सॉल्वेंट को CCl4 माना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो सॉल्यूट है इथेन ये नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर सॉल्यूट है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होगा इथेन का उसको हमने P2 मान लिया है। पार्शियल प्रेशर बदल जाएगा, है ना, यहाँ पर मास बदल गया है, ठीक है। अब ये जो मास है ये M2, इसकी वैल्यू बदल गई है, यहाँ आप देख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये हमें गिवन है। तो जैसे ही मास बदलेगा तो पार्शियल प्रेशर भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन बस इतना है कि पार्शियल प्रेशर क्या है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एक कंडीशन दी गई है जिसमें पार्शियल प्रेशर और मास दिया गया है, दूसरी कंडीशन दी गई है जिसमें मास दिया गया है और पार्शियल प्रेशर पूछा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि इसे हम किस कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। हम 2 सॉल्यूशन मानते हैं, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, ठीक है।
एक में मास अलग है, एक में मास अलग है, एक में पार्शियल प्रेशर अलग है, तो दूसरे में क्या होगा वही हमसे फाइंड आउट करने पूछा गया, जैसे हमने अभी समझा। तो हम मान लेते हैं गिवन में सॉल्यूशन 1 हमने लेट किया, सॉल्यूशन 1 को पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, पी ऑफ इथेन क्या है, पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर लिख देंगे पार्शियल प्रेशर, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें ये सब छोटी छोटी डिटेल्स लिख देनी है। पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू P1 मान लिया है, इज इक्वल टू 1 बार, है ना। यूनिट का आप ध्यान रखिएगा। m ऑफ इथेन, तो यहाँ पर m में मास, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास ऑफ इथेन को हमने सॉल्यूशन 1 के लिए m1 मान लिया है, जो है 6.56 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, ठीक है। बोर्ड में कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में या फिर कुछ कुछ ऐसे ही लिखते लिखते अपने से लिखा जाता है कुछ गलत वैल्यूज, ठीक है। हमें लगता है जनरली यही होना चाहिए और हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। पर आपको बहुत ही इसमें सतर्क रहना है कि कौन सी वैल्यूज दी गई है, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती की तो फिर सब चीज गलत हो जाएगा, चाहे कॉन्सेप्ट आपका पूरा सही हो, तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको स्टेप वाइज भी लिखना है और मतलब एकदम सही सही वैल्यूज लिखनी है, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीथेन का मास ये है। सॉल्यूशन 2 के लिए, सॉल्यूशन 2 के लिए हमने लेट किया है, सॉल्यूशन 2 माना है, तो मास ऑफ इथेन m2 क्या दिया है, तो 5.0, तो आप 0.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब लिख दीजिएगा 0.0 दिया तो आप 1 डेसिमल तक लिख दीजिए। 5.0 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, और पूछा गया है तो टू फाइंड करना है हम लोग को फॉर सॉल्यूशन 2 मास ऑफ इथेन। तो मास ऑफ इथेन क्या है सॉल्यूशन 2 के लिए, इसको हमने m2 मान लिया है ना, सेकंड सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट सॉल्यूशन के हम लोग 1 यूज किए, और सॉल्यूशन 2 के लिए हम लोग m2 सब्सक्रिप्ट यूज किए, ठीक है। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि हमारा जो हेनरीज लॉ है, वो हेनरीज लॉ कनेक्ट किसको करता है। तो हेनरीज लॉ हमारा, अगर इसको रफ वर्क में हम लोग थोड़ा दिखाएं तो हेनरीज लॉ कनेक्ट करता है पार्शियल प्रेशर को किसके साथ, पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज। पर क्या यहाँ मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज दी गई है, नहीं, यहाँ दी गई है मास की वैल्यू, ठीक है, मतलब मास। अब एनसीईआरटी में जब आप रीडिंग करिएगा तो हेनरीज लॉ के 2-3 फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक फॉर्म दिया है हेनरी लॉ का रिलेट करके मास के साथ, ठीक है, कि मास के संग कैसे वेरिएशन होता है पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। तो मास के संग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेनरीज लॉ, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हेनरीज लॉ बताता क्या है, तो हेनरीज लॉ बताता है कि एक गिवन सॉल्यूशन में, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, तो ये हमारा गैस है। तो गैस 2 जगह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लिक्विड तो एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन फेज में, पर गैस 2 जगह एग्जिस्ट करेगा। कहाँ कहाँ करेगा, सबसे पहले तो वेपर फेज में करेगा, गैस है तो अपने वेपर्स बनाएगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो दूसरा हमारा गैस एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन फेज में, ठीक है। सॉल्यूशन फेज में उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ देखिए ये उसके सॉल्यूशन फेज में है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो उनका एक मास तो होगा, एक निश्चित मास होगा, तो मतलब यहां पर क्या है, मास है। अब कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो जगह कम रहेगी, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज से सॉल्यूशन फेज में आएंगे। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा यहाँ पर मास बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मास के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या आप कह सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब हमें मास मिल गया, तो अब देखिए हमें मास मिल गया, ठीक है। अब मास से ही तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, है ना, मास से ही नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास। तो जो मोलर मास होता है वो तो फिक्स्ड होता है, और यहाँ गिवन मास है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स। तो जितना मास है उस सॉल्यूशन में, मतलब क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्टली मोल्स हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गैस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हेनरीज लॉ की बात हो रही है, वहां पर गैस वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज में। अब फिर से हम लोग सोचते हैं कि अगर मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन भी है, कैसे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। तो अगर गैस है तो गैस का मोल्स है, और लिक्विड भी तो होगा तो लिक्विड का भी मोल्स है, सॉल्वेंट का भी है, मतलब सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वहां टोटल मोल्स भी है, तो एक तरह से मोल फ्रैक्शन भी है ना। जैसे हमने देखा मास है अगर मतलब मोल्स है गैस का, तो अगर पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, और अगर मोल्स है मतलब आपका मोल फ्रैक्शन भी है। ठीक है, और अगर मोल फ्रैक्शन है तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जो हमारा हेनरीज लॉ है, या फिर कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, जो हमारा हेनरीज लॉ है। तो हेनरीज लॉ में इस फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मोल फ्रैक्शन की जगह मास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकली सही है बिल्कुल, क्योंकि मास से मोल्स, मोल्स से मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को हेनरीज लॉ में यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, ये भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यूज क्या होगी क्या नहीं होगी वो एक्सपेरिमेंटल है, वो अलग चीज है, लेकिन ये वाला जो हमारा है प्रोपोर्शनल ये भी सही है, मतलब इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मास ही दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग को इसी फॉर्म को यूज करना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं इस फॉर्म को हम लोग कैसे इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमने देखा कि मास ऑफ गैस से ही, जो हमने अभी डिस्कस किया, मास ऑफ गैस से ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट्स का मोल्स, है ना, क्योंकि दोनों कंपोनेंट होंगे, गैस भी होगा लिक्विड भी होगा, तो दोनों का सम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो मास ऑफ गैस से मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है कि प्रेशर या पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस से मोल्स है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस, और मोल्स ऑफ गैस से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ओके, अब हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, तो ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे क्योंकि हमें मास ऑफ गैस दी हुई है। ठीक है, अब हम दोनों यूज कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस, या फिर मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे। हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ वी कैन ऑल्सो राइट, यहाँ ऑल्सो लिख दिया क्योंकि ये जनरल फॉर्म है नहीं जो हम लोग यूज करते हैं एनसीईआरटी में जो यूज किया गया है, पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, या यहाँ पर आप चाहें तो इथेन भी पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस क्या है, इथेन है। ठीक है, अब क्या होता है जब हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, और हमारे पास दो केसेस हों, तो हम लोग उसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, अगर मान लेते A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है तो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, है ना, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो कांस्टेंट डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर M है, यहाँ पर P है, या यहाँ पर P है, यहाँ पर M है, आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज किया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो यहाँ पर P है, यहाँ पर M है, A की जगह P, B की जगह M, तो A1 by A2 मतलब P1 by P2 इज इक्वल टू M1 by M2। अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, या वेरिएशन भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, या फिर जैसे A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by B, ठीक है, तो इसका क्या होता है, A1 by A2 उल्टा हो जाता है क्योंकि ये इनवर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ A1 है तो यहाँ B2 होता है, यहाँ A2 है तो यहाँ B1 होता है। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M को P1 by P2 इज इक्वल टू M1 by M2। ठीक है, और यहाँ पर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए ताकि हम उसके यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकें।
तो यहाँ पर 4 वेरिएबल अभी दिख रहे हैं, पर हमें P1 की वैल्यू गिवन है 1 बार, पुट कर दिया। P2 की वैल्यू अननोन है, ठीक है। M1 की वैल्यू गिवन है, पुट कर दिया। M2 की वैल्यू गिवन है, पुट कर दिया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन, एक अननोन, हमें एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर हम गिवन से लिख देते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिवन से हमने ये वैल्यूज लिया, ठीक है। तो यहाँ गिवन लिख दिया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर हम लोग इसको कैंसिल करके ऐसे दिखाएंगे नहीं, ओके। तो यहाँ पर प्रेशर P2, पार्शियल प्रेशर फॉर सॉल्यूशन 2, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम सॉल्व करेंगे तो 0.762 बार, ओके। ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग देख भी सकते हैं कि पहले केस में हमारा मास ज्यादा था, है ना, 10 to the power -2, 10 to the power -2, इसको कांस्टेंट मान ले तो 6.5 ग्रेटर देन 5। तो पहले केस में सॉल्यूशन 1 में हमारा मास ज्यादा था, तो देखिए उसका प्रेशर भी ज्यादा है 1 बार, है ना, 1 बार। मास ज्यादा था तो प्रेशर भी ज्यादा है। हमारा मास घट गया तो प्रेशर भी घट गया। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, ये सब लॉजिक, है ना, लेकिन ये सब मेंस वगैरह में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बोर्ड में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आए तो हम लोग कोशिश करेंगे मतलब एक स्टेटमेंट या कुछ रीजन लिखने का, छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। पर फिर भी हम लोग समझने के लिए ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर मास घट गया तो प्रेशर भी 1 बार से कम आना चाहिए। कितना कम है पता नहीं, पर कम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर P2 हो गया 0.762 बार, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन के साथ ही हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूरे हो गए जो एग्जाम्स में आए थे। अब इसके बाद हम लोग कुछ थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हेनरीज लॉ को पूरा करके हम लोग अपने अगले टॉपिक रॉल्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस के लिए। इसमें पूछा गया है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो KH होता है उसका वेरिएशन क्या होता है टेम्परेचर के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। 3 चीजें होती है, एक टेम्परेचर होता है, एक सॉल्युबिलिटी होती है जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन x से भी डिनोट करते हैं या x से ही डिनोट करते हैं हेनरीज लॉ में, और एक होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इन तीनों का वेरिएशन आपस में जानना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कैसे। सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैसे वेरी करते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या कैसे। और टेम्परेचर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो अगली क्लास थ्योरी क्लास है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट थ्योरी क्लास है। और उसके बाद कुछ क्लासेस के बाद हम लोग अपना ये टॉपिक पूरा करेंगे और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अब ये है तो MCQ 1 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। बोर्ड में हम लोग स्टेटमेंट के साथ ऑप्शन लिखेंगे, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखिएगा, फिर अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे।